Shreya Sonal and in this video we will be dealing with the topic the Vedic period. और वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन हो चुका है 1750 BC में और वैदिक पीरियड का शुरुआत हो गया है 1500 BCE में। सो बेसिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैदिक पीरियड का सोर्सेस क्या क्या है, यानी हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता कहाँ से चला, और अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जहाँ हम वहाँ की सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशन, टाइम पीरियड, ये सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। तो वैदिक पीरियड का सबसे बड़ा सोर्स है वेदास। वेदास के नाम पे ही इस पीरियड का नाम वैदिक पीरियड पड़ा है, क्योंकि वैदिक पीरियड के बारे में मैक्सिमम जानकारियाँ हमें वेदास के थ्रू ही पता चली है। और वेदास का भी ओरिजिन संस्कृत वर्ड विद से हुआ है, विच मीन्स नॉलेज, और विद से ही फिर विद्या बना है। लिटरेरी सोर्सेस का इंफॉर्मेशन को और मजबूत करने में, ऑथेंटिक प्रूफ करने में हेल्प किए हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि आयरन, पोट्री। So yeah, let's see the introduction. The period when Aryan first settled in India is known as early Vedic period, that is 1500 to 1000 BC. वो पीरियड जब आर्यन सबसे पहले इंडिया आके सेटल्ड हुए, वो उस पीरियड को बोला जाता है अर्ली वैदिक पीरियड, और उसका टाइम पीरियड था 1500 BC से लेकर के 1000 BC। आर्यंस जो है सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया, और सप्त सिंधवा रीजन में वो रहना शुरू किए थे। सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो एरिया है वहाँ रहना शुरू किए थे। अर्ली वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड का टाइम शुरू हुआ 1000 BC से 500 BC। इस पीरियड में आर्यंस लोग डेवलप कर चुके थे और उन्होंने आयरन का आविष्कार किया और भी अलग अलग मेटल्स बनाए, जिसके वजह से उनका डेवलपमेंट हुआ, और आयरन का आविष्कार होने से ही अर्ली वैदिक पीरियड जो है ट्रांसफॉर्म हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। 1000 BC में ही आयरन का आविष्कार हुआ था। सो बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस लोग इंडिया आए थे, सब सिंधवा रीजन में रहना शुरू किए थे, और लेटर वैदिक पीरियड में वो लोग सब सिंधवा रीजन से गैंजेटिक प्लेन की ओर शिफ्ट कर गए थे, एंड उस टाइम आर्यंस डेवलप करना स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनके पास आयरन था। ये हमारे सोर्सेज लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी में वेदास एंड एपिक्स, आर्कियोलॉजिकल में आयरन एंड पोट्री। तो सबसे पहले हम लिटरेरी सोर्सेज देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। द वैदिक टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेमली अर्ली वैदिक टेक्स्ट एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो वैदिक टेक्स्ट जो है दो ब्रॉड ग्रुप्स में बटे हैं, एक अर्ली वैदिक टेक्स्ट और लेटर वैदिक टेक्स्ट। जिस तरीके से पीरियड बटा हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उसी तरह टेक्स्ट भी बटे हुए हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम ही ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ था, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, और वहीं लेटर वैदिक टेक्स्ट में जो और 3 वेद हैं वो कंपोज हुए थे। सो आपको ये पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो ऋग्वेद का कंपोजिशन अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था, इसलिए उसे अर्ली वैदिक टेक्स्ट बोला जाता है, और बाकी के 3 का कंपोजिशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, इसलिए उसे लेटर वैदिक टेक्स्ट बोला जाता है। वैदिक लिटरेचर जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंड द टर्म वेदा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड विड, विच मीन्स नॉलेज। अभी मैंने बताया कि वेदा जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से डिराइव है, विड से, जिसका मतलब नॉलेज होता है, विद्या। और द वैदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्रुति एंड स्मृति। वैदिक लिटरेचर जो है 2 पार्ट्स में बटा है, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मीन्स सुनना होता है, राइट। तो श्रुति वॉज गिवन बाय गॉड्स टू सेजेस, जो भी साधु एंड ऑल थे, भगवान उन्हें जो भी कुछ बताएं वो था श्रुति,
और वो जो साधुओं को भगवान के द्वारा पता चला वो अपना नॉलेज ओरली पास करते थे, यानी कि मौखिक रूप से। उन्होंने उस टाइम लिखा नहीं था, तो जो मौखिक रूप से लोगों में पास किया जाता था, लोगों में फैलाया जाता था, उसे श्रुति कहते थे लोग, क्योंकि उसे सुन के सीखते थे। एंड स्मृति वॉज कंपोज बाय ऋषिज एंड सेजेस। वहीं स्मृति को लिखा गया ऋषि और साधुओं द्वारा। वैदिक लिटरेचर में 4 वेदास है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनके संहिताज में हिम्स एंड प्रेयर्स लिखे हुए, भजन एंड प्रार्थना। और इन 4 वेदास में फिर उसके भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रह्मनास, आर्यंकास, उपनिषद। ब्रह्मनास में आखिर क्या लिखा हुआ है? वो प्रोज टेक्स्ट है, यानी कि पोयम के रूप में नहीं है। उसमें जो भी भजन लिखे हुए होते थे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, और हर संहिता में वो अटैच्ड रहता था। ठीक है। वहीं आर्यंकास जो थे वो फॉरेस्ट बुक थे। उपनिषद में जो साधुओं द्वारा फिलोसफिकल बातें होती थी वो लिखी हुई रहती थी। तो वेद के बारे में थोड़ा और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट था पूरे वर्ल्ड का, एंड इसको फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है मैनकाइंड द्वारा। और इसका कंपोजिशन अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। और इसमें कुछ हिम्स लिखे हुए हैं जो कि साधुओं ने भगवान को डेडिकेट किया है, और इसमें से एक फेमस हिम्स है गायत्री मंत्र, और ये हम लोग सभी अभी भी गाते हैं। दूसरा है सामवेद। साम मीन्स ही होता है स्वीट सॉन्ग या फिर मेलोडी। दीज हिम्स आर संग बाय द प्रीस्ट एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस। और सामवेद में ही जो भजन लिखे हुए हैं वो पंडित लोग, जब पूजा प्रार्थना होता है, जब हम भगवान को कुछ प्रदान करते हैं, तो यही सामवेद में जो लिखा हुआ भजन है वो पंडित गाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के दौरान जो भी पूजा प्रार्थना या भजन गाए जाते हैं वो सब कुछ लिखे गए हैं। वहीं अथर्ववेद जो है डील करता है मैजिक एंड चार्म्स से, यानी उसमें जादू टोना के बारे में लिखा गया अथर्ववेद में। ब्रह्मनास जो है वो प्रोज फॉर्म में है, वेदास के बाद लिखे गए हैं। प्रोज मतलब समझ रहे हो ना, पोएम का अपोजिट प्रोज, यानी कहानी के रूप में वो लिखा गया है। आर्यंकास को फॉरेस्ट बुक कहा जाता है, और ये सब सन्यासी, हर्मिट्स यानी सन्यासी के गाइडेंस में लिखा जाता था, और वो स्टूडेंट जो जंगल में रहते थे वो लोग के गाइडेंस में। और ये जो है ब्रह्मनास का कंक्लूडिंग पार्ट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेदास के बाद लिखा गया है ब्रह्मनास, जो कि प्रोज फॉर्म में है, यानी कि जो भी भजन एंड ऑल है वो उसका मीनिंग लिखा गया है प्रोज फॉर्म में। उसके बाद है आर्यंकास। आर्यंकास जो है ब्रह्मनास का ही कंक्लूडिंग पार्ट है। एंड द नेक्स्ट इज उपनिषद। उपनिषद में जो साधुओं द्वारा फिलोसफिकल बातें हैं, आत्मा को लेकर के, भगवान को लेकर के, ट्रुथ को लेकर के, कर्म, मोक्ष, माया, ये सब के बारे में उपनिषद में लिखा हुआ है। और लेटर वैदिक लिटरेचर का फाउंडेशन जो है उपनिषद में ही है। एपिक्स आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एपिक के जरिए हमें उस एज के सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चला। इसके अलावे उस समय के जो किंगडम्स थे, आर्मीज़ थे, किस तरह का हथियार वो यूज़ करते थे, ये सब के बारे में भी पता चला। एपिक्स जो है सबसे अच्छा लिटरेरी वर्क्स है जिसमें फ़िलोसफिकल वैल्यूज़ लिखे गए हैं, जो कि पढ़ने में वाकई बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अलावे एपिक्स का जो नायक होते थे उनमें नैतिकता जो होती थी वो आगे के जनरेशन के लोगों को इंस्पायर करती है कि उनके जैसा बने। सो एपिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। एपिक्स में परिवार की महत्वता के बारे में जिक्र किया गया है। भागवत गीता जो है वो एक्सप्लेन करता है कर्म के बारे में और आत्मा की नश्वरता के बारे में। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आयरन और पोट्री है। तो आयरन का डिस्कवरी होने से ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया।
और आयरन का डिस्कवरी 1000 BC में हुआ। आयरन जो था वो कॉपर और ब्रॉन्ज से काफ़ी हार्ड था। आयरन के पहले ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ था। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, क्योंकि इसी टाइम ब्रॉन्ज का आविष्कार हुआ था। और ब्रॉन्ज कैसे बना था? तो कॉपर में टिन मिला के ब्रॉन्ज बनाया गया था, है ना। तो कॉपर और ब्रॉन्ज के बाद आयरन आया। आयरन जो था कॉपर और ब्रॉन्ज से काफ़ी मजबूत था और ये सस्ता भी था, क्योंकि ये बहुत मात्रा में अवेलेबल था। तो लोगों ने क्या किया, आयरन का यूज़ करना शुरू किया और आयरन का यूज़ करने से एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। आयरन का यूज़ होने से एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा और आयरन से एक्सेस बनाए जाते थे, कुल्हाड़ी, जिससे कि जंगलों को साफ़ किया गया, इनको कल्टीवेट किया गया। आयरन के प्लो हेड्स, सिकल्स, होज यानी कि कुदाल, हंसुआ, ये सब कुछ बनाए गए, जो कि एक ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन का इन्वेंशन होने से नए नए ट्रेड्स में भी राइज हुआ, जैसे कि वीविंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री, टैनिंग एंड टूल मेकिंग। ये सब में भी लोगों को रोज़गार मिलने लगा। इसके अलावा डिफेंस में भी आयरन से बहुत सारे हथियार बनने लगे, जैसे कि तलवार, शील्ड्स, आर्मर, स्लिंग्स। तो आयरन हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ था। पोट्री भी जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जैसे कि ग्रे वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री है, वो अलग अलग साइट में मिले। पेंटेड ग्रे वेयर जो थे वो फाइन होते थे, स्मूथ होते थे, इवन कलर्ड भी होते थे। ये बहुत हाई क्वालिटी क्ले से बने होते थे और इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी होता था ब्लैक कलर से। तो इससे ये पता चला कि उस समय के लोगों का मैथमेटिक्स में ज्ञान था, वो लोग में कलाकृति थी। कुछ जो पोट्री थे उसमें फ्लोरल पैटर्न्स भी थे। कुछ पोट्री में ओपन माउथ बाउल्स भी होता था, डिशेस होती थी, यानी कि कटोरे, बर्तन, ये सब भी बनाए जाते थे। इसके बाद एक नया तरह का पोट्री आया, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। ये ग्लॉसी होता था, चमकीला होता था, और ये जो होता था रूलिंग क्लास यूज़ करते थे, यानी कि अमीर लोग यूज़ किया करते थे। अब हम बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया कि अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो था 1500 BC से 1000 BC था, वहीं लेटर वैदिक का टाइम पीरियड 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था। अर्ली वैदिक पीरियड में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में जॉइंट फैमिली सिस्टम देखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स जो थी उन्हें इक्वल स्टेटस मिला हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम उतना रिजिड नहीं था, डिपेंड करता था उस टाइम पे। अर्ली वैदिक पीरियड में जो भी कास्ट था डिपेंड करता था ऑक्यूपेशन पर, आप जो काम करते हो उस पर डिपेंड करता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, यानी कि एक लेबर का बेटा लेबर ही कहलाता, राजा का बेटा राजा ही कहलाता। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था, आप जो काम कर रहे हैं उसी पर आपका कास्ट डिसाइड होता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये चेंज हो गया। उसके बाद गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज सीन। अर्ली वैदिक पीरियड में गुरुकुल सिस्टम था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में गुरुकुल सिस्टम और ज़्यादा मॉडिफाई हो गया, बढ़ गया। अर्ली वैदिक इकोनॉमी में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, जानवरों को पालना प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, वहीं एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। बट लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, आप बता सकते हो? जी हाँ, आयरन का आविष्कार होने से। आयरन का आविष्कार 1000 BC में हो गया था, यानी लेटर वैदिक पीरियड का शुरुआत में। तो इस वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन वो उतना ज़्यादा अमीर, क्योंकि ज़मीन रहेगा तब तो खेती कर पाएंगे। तो
अर्ली वैदिक इकोनॉमी में हम देखते हैं कि कैटल जो था वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ था, वहीं लेटर वैदिक इकोनॉमी में लैंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ था। अर्ली वैदिक इकोनॉमी में जिसके पास जितना ज़्यादा जानवर वो उतना अमीर, बट लेटर वैदिक पीरियड में वो बदल के क्या हो गया कि जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड वो उतना अमीर। अर्ली वैदिक इकोनॉमी में बहुत सारे लोग ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ट्रेडर्स लोग अपना झुंड बना करके कॉइन्स का यूज़ करने लगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सुधरा और ट्रेड और कॉमर्स में और ज़्यादा ग्रोथ हुआ। अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन में क्या क्या था, वीविंग, कारपेंट्री, पोट्री, क्राफ्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर, वेयर एज लेटर वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन में और भी चीज़ ऐड हो गए जैसे कि फिजिशियन, म्यूजिशियंस एक्सेट्रा। ये देखिए हमारा वैदिक सोसाइटी इसी तरह था। ब्राह्मण्स में प्रीस्ट थे, क्षत्रियाज में वॉरियर्स थे, वैश्य में हर्डर्स, फार्मर, मर्चेंट, क्राफ्ट्स पीपल और शूद्र में फार्म वर्कर्स, सर्वेंट, लेबरर्स। सो गाइस, फोर फोल्ड वर्ना कास्ट सिस्टम। तो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों में ही फोर वर्नास थे, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य, शूद्रास। लेकिन डिफरेंस यही था कि लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम रिजिड हो चुका था, अर्ली वैदिक एज में ऐसा नहीं था। शूद्रास के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था, उन्हें अनटचेबल समझा जाता था, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। तो बहुत खराब हो चुका था लेटर वैदिक एज में शूद्रास का कंडीशन। 4 आश्रम और स्टेजेस ऑफ लाइफ। अर्ली वैदिक एज में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि एक इंसान का 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ रहेगा, बट लेटर वैदिक एज में एक ऐसा कंसेप्ट आ गया था। एक इंसान का ज़िंदगी 4 स्टेज में बांट दिया गया था और 25-25 साल करके। पहला स्टेज था 1 से 25 साल, जिससे बोला जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। उसमें इंसान का बॉडी और माइंड का डेवलपमेंट होता था और मेन ध्यान एजुकेशन पर दिया जाता था। सेकेंड स्टेज था गृहस्थ आश्रम, ये 25 से 50 साल तक था। इसमें उस इंसान की शादी और उसका पारिवारिक जीवन के बारे में है। और तीसरा स्टेज था 50 से 75 साल तक, जिसे वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। इसमें इंसान को मेडिटेशन और प्रार्थना करना होता था। और चौथा और आखिरी स्टेज था संन्यास आश्रम, 75 से 100 साल तक। इसमें उसे अपना ज़िंदगी का जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स है उसे छोड़ के फॉरेस्ट में रहना है, सन्यासी की तरह। ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, या गुरुकुल है ये। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुरुकुल इन वैदिक पीरियड। सो बेसिकली गुरुकुल सिस्टम अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में डिफरेंट था। अर्ली वैदिक एज में गुरुकुल सिस्टम था, बट बेसिक लेवल का था और पीपल्स जो थे गुरुकुल्स में ही रहते थे। बट लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, गुरुकुल सिस्टम मॉडिफाई हो गया और बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश्ड हो गया। पीपल्स जो है गुरु के साथ ही रहते थे अपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। वो लोग वैदिक लिटरेचर, मैथमेटिक्स, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक एंड एथिक्स ये सब कुछ पढ़ते थे। उनसे कोई फ़ी नहीं लिया जाता था और जो शिष्य है वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी मर्जी से गुरु दक्षिणा दिया करते थे अपने गुरु को। और बच्चे अमीर हो या गरीब सब कुछ साथ में रखा जाता था। गुरुकुल चलाने के लिए पीपल्स जो होते थे उन्हें ड्यूटीज करनी होती थी, जैसे कि लकड़ी इकट्ठा करना, भिक्षा मांगना अपने आस पड़ोस के गांव से, खेतों में काम करना। ये सब कुछ पीपल्स को खुद करवाया जाता था क्योंकि गुरुकुल्स पैसे नहीं लेते थे। So guys, now let's just summarize what we have studied in this. So अर्ली वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी हम लोगों ने कंप्लीट किया। और टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC टू 1000 BC अर्ली वैदिक सोसाइटी का, और लेटर वैदिक सोसाइटी का था 1000 BC टू 600 BC। अर्ली वैदिक सोसाइटी में ऋग वेदा लिखे गए थे और बाकी के 3 वेदा लेटर वैदिक सोसाइटी में लिखे गए थे। अर्ली वैदिक सोसाइटी में जब आर्यंस आए थे तो वो सब सिंधुआ रीजन में रहना शुरू किए थे। वहीं लेटर वैदिक सोसाइटी में वो लोग सब सिंधुआ रीजन से शिफ्ट कर गए थे गैंजेटिक प्लेन्स की ओर। अर्ली वैदिक सोसाइटी में चीफ फूड क्रॉप क्या था, व्हीट और बार्ली। वहीं लेटर वैदिक सोसाइटी में चीफ फूड क्रॉप हो गया था राइस। अर्ली वैदिक सोसाइटी में चीफ गॉड इंद्र भगवान थे और उसके बाद वरुण थे, अग्नि थे, लेकिन मेन इंद्र भगवान थे। वहीं लेटर वैदिक सोसाइटी में चीफ गॉड प्रजापति थे, यानी कि ब्रह्मा। इसके अलावा विष्णु और महेश की भी पूजा की जाती थी।
अर्ली वैदिक सोसाइटी में चीफ वेल्थ काउ था, यानी कि जिसके पास जितना गाय वो उतना अमीर। वहीं लेटर वैदिक सोसाइटी में चीफ वेल्थ लैंड था, यानी जिसके पास जितना जमीन वो इतना अमीर। तो ये चेंज कैसे आया था? क्योंकि अब लेटर वैदिक सोसाइटी में एग्रीकल्चर डेवलप कर चुका था, तो जिसके पास जितना जमीन होगा वो इतना खेती करेगा, वो उतना अमीर होगा, राइट। अर्ली वैदिक सोसाइटी में वर्ना सिस्टम ऑक्यूपेशन पर बेस्ड थे। लेटर वैदिक सोसाइटी में वर्ना सिस्टम रिजिड हो गया, पेट्रियार्कल हो गया और शूद्रास को अनटचेबल्स माना जाने लगा। So guys, this was it in this video. I hope it might help some of you, and yeah, thank you for watching. Do like, share and comment.